नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और अगले 1 घंटे में हम बात करने वाले हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही साथ दूसरी अहम खबरें भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच नई दिल्ली में बैठक। मुक्त व्यापार समझौते समेत व्यापार, निवेश, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ समन्वय जैसे विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट। सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सच होगा उजागर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में संभल की जामा मस्जिद में साफ सफाई कराए जाने को दी मंजूरी। मस्जिद की रंगाई पुताई पर कोर्ट 4 मार्च को सुनाएगा फैसला। और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रोचक मुकाबला। जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। और सबसे पहले बात भारत ईयू की दोस्ती को लेकर। तो भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। यहां पर पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होनी है। खास बात यह रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस से हैदराबाद हाउस पहुंचे। आपने इन तस्वीरों में भी देखा। और गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उर्सुला वॉन डेर लेयन की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे अहम विषय हैं, लेकिन उनमें से एक विषय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी है। कई दौर की बातचीत के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, भारत और यूरोपीय आयोग की तरफ से, कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर इस विजिट के बाद सहमति बन जाएगी। हम सभी इसको लेकर काफी आशान्वित हैं। और इससे पहले भारत और यूरोपीय आयोग के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज सुबह एक क्लस्टर बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, जबकि यूरोपीय आयोग के कई कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, हरित और स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा, भूमध्य सागर और यूरोपीय संघ के विस्तार पर चर्चा की। और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बैठक के दौरान डिजिटल भागीदारी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा पहलों और व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया गया। इस बीच सेमीकंडक्टर, AI, 6G, EV, ग्रीन हाइड्रोजन और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था में नए अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। यूरोपीय आयोग की 27 जो देश हैं उनके तमाम जो प्रतिनिधि है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इस पूरे शिष्टमंडल की बातचीत और मुलाकात होगी। बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है। और जो सबसे अहम मसला है भारत और ईयू के बीच, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। और इस विजिट के बाद से ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो इतने सालों से बातचीत किन्हीं न किन्हीं वजहों से टलती जा रही थी या फिर रुकावटें आ रही थी, अब इस विजिट के बाद से वो खत्म हो जाएंगी और भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन और इंक
हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इन तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आपका स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा, और इस यात्रा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंक होने की उम्मीद की जा रही है। सबसे ऊपर इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस विजिट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे तो अभी बात चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो अड़चने हैं, उसके अंदर जो शंकाएं हैं, उसके अंदर जो क्या क्या ऐसी भ्रांतियां हैं जो यूरोप में भी है, भारत के अंदर भी है, तो इन सारी चीजों पे अभी बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रेसिडेंट की बात होगी, उसके पहले उन्होंने सुबह एक एक लेक्चर दिया, और उस लेक्चर में उन्होंने साफ किया कि दोनों भारत और यूरोपीय यूनियन को मिलकर एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ताकि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वह न सिर्फ भारत और यूरोप को मदद करेगा बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को मदद करेगा। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा कैनवास है और इस कैनवास पे बात चलेगी। देखिए, ट्रेड के अलावा जो एक रणनीतिक भागीदारी का मामला है, दोनों के बीच में, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में एक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है जो 2004 से चली आ रही है। अब समय के परिवर्तन के साथ साथ 2020 में 2025 तक के लिए एक रोड मैप बनाया गया। अब उसमें भी परिवर्तन की बात चल रही है, तो एक स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है उसमें और कौन कौन से फैक्टर्स को हमको शामिल करना है, इस पर भी बातचीत होगी। और एक तरीके से यह एक्सपोजर विजिट है। 2024 दिसंबर 2024 में उर्सुला वॉन डर लेयन जो दोबारा वहां की प्रेसिडेंट चुनी गई, उसके बाद वह पूरे मंत्रिमंडल को लेकर भारत आई है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने पूरे मंत्रिमंडल को भारत के साथ एक्सपोजर देना चाहती है, भारत को समझो। और उसके बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में जो बातचीत होगी, क्योंकि आज के पहले विभिन्न मंत्री जो है, उनके कमिश्नर जिसको बोलते हैं, वो कमिश्नर्स भी भारत के विभिन्न मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा कैनवास पे दोनों काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण नतीजे इसके निकल कर आएंगे, क्योंकि जुलाई के बाद दोनों के बीच में एक शिखर वार्ता होगी और शिखर वार्ता में सारी चीजों की घोषणा की जाएगी, और वो भी दिल्ली में होगी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए अखिलेश। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जी हैं, जो कि सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU में वो प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने अखिलेश, हमारे जो सहयोगी, उनसे पूछा, इस विजिट में आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है? और इतने सालों से जिस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है को लेकर, क्या इस विजिट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइनलाइज हो जाएगा? असीम, ये विजिट एक ऐसे समय पर हो रही है जिसको बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट कहा जा सकता है। हिस्टोरिक मूवमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए कि पूरे वैश्विक राजनीति में किस तरीके की उथल पुथल मच गई है, जहाँ पे चार बड़ी इकाई, अगर मैं कहूँ, US, यूरोपियन यूनियन, रशिया और चाइना, कहीं ना कहीं एक अजीब से समीकरण में पहले तो उलझे हुए हैं। तो इसे किस तरीके से सुलझाया जाएगा, और सुलझाने का जो तरीका है वो और भी उस सिचुएशन को उलझा रहा है। अब हमारे लिए, भारत के लिए एज पांचवी इकाई ये क्या हो सकता है? पांचवी इकाई मैं इसे ऐसे पुटअप करूंगी असीम, कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन का मतलब आप समझ लीजिए कि 27 देशों के साथ हो रही है। यूरोपियन यूनियन की जो संरचना है वो इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स का एक कलेक्टिव ग्रुप है। और जैसा कि अभी अखिलेश जी भी बता रहे थे कि 27 में से 22 DG या कमिश्नर जो उनके आए हैं, एक ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका ये ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जा सकता है, इसे देखिए कि जो यूरोप है वो पिछले 3 साल से एक ऐसे युद्ध को देख रहा है जो उसके दरवाजे पर तो हो रहा है, पर वो उसका पार्ट नहीं है, बट उससे ग्रसित है, क्योंकि उसका भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों जो है वो उस युद्ध से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बात आती है कि अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक तरीके से झकझोर के रख दिया है नाटो को, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो है वो इतने स्ट्रेस में है। आप देखिए, वो नाटो से अपना संबंध कभी भी काट सकते हैं। जो हम सोच रहे थे कि युद्ध एक दिन में बंद करा देंगे, रशिया को कुछ कहेंगे, तो यहाँ उल्टे यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की एक स्थिति पैदा हो चुकी है। सारे समीकरण जिस तरीके से एकदम रातों रात एक भूकंप सा आया और हिल गया है, इसमें ऐतिहासिकता इस बात पर है कि हम यदि यूरोपियन यूनियन के साथ इसको, हालांकि हम कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पिछले 15 साल से बातें, नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो हो नहीं पाई हैं। ट्रेड तो एक आयाम है, इसका एक चेहरा, एक प्रारूप है। जो मेन है वो है कि हम इकट्ठा रहकर एक ऐसी इकाई, जिसका मैं यूरोपियन संघ का नाम लूंगी, यूरोपियन यूनियन एक ऐसी इकाई है कि आप इनके साथ संबंध बनाते हैं तो आप 27 कंट्रीज के साथ एक तरह से संबंध बना रहे हैं। और इसलिए भी डॉक्टर शीतल की एक ट्रस्टेड पार्टनर है भारत,
कि जो इसका बिल्कुल जो एक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और यूरोप एक बार फिर से जो आपने कहा जो समीकरण बदल रहे हैं, इन तमाम जियोपॉलिटिकल स्थिति में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि रूस के साथ भी और ईयू के साथ भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर सामने आया है। असीम बिल्कुल एक कॉन्टिनेंटल साइज का संघ है जिसका इतिहास भले ही हमारे साथ कुछ कॉलोनियलिज्म के कारण और कुछ उन बातों के कारण मद्देनजर रखते हुए, पर आप संघ का इतिहास देखिए। कोल्ड वॉर जो है वो इन इन इनको बांट के रखा, बट कहीं ना कहीं उस कड़वाहट को, कोल्ड वॉर राइवलरी को खत्म करते हुए ये एकजुट हुए। उसके बाद एक इतना सुरक्षित मजबूत ढांचा बनाया है जिसके कारण कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंटरनेशनल टेबल पे बैठता है। आप देखिए यूरोपियन यूनियन की कलेक्टिव जो जीडीपी है वो 19 टू 20 बिलियन डॉलर है। तो अगर पहली तीन अगर हम देखें मुख्य आर्थिक जो इकोनॉमीज हैं, तो उसमें अर्थव्यवस्थाओं में यूरोपियन यूनियन का नाम है। ठीक है। इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सार्थक होना, हालांकि इसमें कुछ पेच हैं जो अखिलेश जी भी बता रहे थे, पहले मैं प्रोग्राम में भी सुन रही थी कि मोबिलिटी से रिलेटेड है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। बैरियर जो है उनसे रिलेटेड हैं। बट ये इतने बड़े नहीं हैं कि इनको सुलझाया ना जा सके। बात ये है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा दूसरी बड़ी ताकतों की तरफ ध्यान देते हुए यूरोप ने भी और भारत में भी कुछ समय के लिए एक ठंडे बस्ते में पड़ गया था, या कुछ समय के लिए इसमें कुछ लचीलापन आ गया था। बट अब की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत ठीक। महत्वपूर्ण है तो कि ऐसे में यूरोप डॉक्टर शीतल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ईयू है और पूरे जो ग्रुप है 27 देशों का, वो अब तक ठीक है? चाइना की तरफ वो थोड़े से बायस थे, झुके हुए थे, उनके साथ ट्रेड रिलेशन में थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चाइना प्लस वन ऑप्शन के तौर पर जो स्थिति है वो भारत उसका फायदा उठाएगा और इसलिए ईयू का झुकाव भारत की तरफ? देखिए मौका उठाने वाली बात नहीं है ये तो, जाहिर सी बात होने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय एक नेशन है, एक स्टेट है, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो वहां पे सिर्फ ट्रेड की बात नहीं होती है। देखिए ट्रेड तो चाइना का सबके साथ सबसे ज्यादा है, यूएस के साथ सबसे ज्यादा है, जिसके साथ उनकी सबसे बड़ी राइवलरी की घोषणा होती है। या आप देख लिए ईयू के साथ है, जापान के साथ चाइना का ट्रेड कितना है, हमारे साथ कितना है। बट हर बात ट्रेड पर आकर भी नहीं रुकती है। कहीं ना कहीं आपकी एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक छवि होती है, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि ईयू में इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर देखता है और इंडिया ईयू में एक ट्रस्टेड पार्टनर देखता है। वो क्यों देखता है? ये बातें होती हैं वैल्यूज की, रूल ऑफ लॉ की, मूल्यों की बातें होती हैं, सिद्धांतों की बातें होती हैं। अब सिद्धांत क्या है कि आप एक डेमोक्रेसी है, आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, आप इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं, टेरिटोरियल सॉवरेंटी में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वन फाइन डे आप उठते हैं और किसी भी देश को अपने उसमें फोर्स से शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय जगत में घट रही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो स्थिर इकाइयां थी, मैं कहूंगी देश थे या यूरोपियन संघ था, इनको झकझोर कर रख दिया है कि अब ये बहुत अनिश्चित हो गया है। कल को युद्ध आपके दरवाजे पर भी आ सकता है, अब हो ही रहा है, तो हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व भी हो जाएं। तो ऐसे में आपको एक मजबूत सहारे, इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है बिल्कुल, बिल्कुल। और रीजनल पार्टनर्स की सपोर्ट होती है। अब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप के काफी सिमिलर है। हम सिमिलर डाइवर्जेंसेस की बात करें तो देखिए उसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ भी उतनी ही कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिल्कुल, पॉपुलेशन बिल्कुल। तकरीबन उनसे ज्यादा ही है हमारी, तकरीबन 1.5 गुना। तो हमारे यहाँ व्यापार है, हमारे यहाँ वो सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, जिन पे हमारी कन्वर्जेंस है, हमारी एक मत राय है, ये सारी चीजें बहुत ठीक, महत्वपूर्ण बिल्कुल। हैं। और ये पूरा अखिलेश, पूरा एक कंडीशन मैम आपके पास ग्राउंड आ रहा हूँ। है। अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश, आपने कहा कि आज जब मॉर्निंग मीटिंग हुई और जब उन्होंने एड्रेस किया उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न हैं, उन कंसर्न्स को भारत तो एड्रेस कर ही रहा है, और भारत अगर ईयू के साथ मिलकर करे तो वो उसको उस तमाम इश्यूज को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। इस पूरे इनिशिएटिव में भारत के साथ ईयू भी खड़ा है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? निश्चित तौर पे ये मेरे लिए भी थोड़ा सा खुशी कह सकते हैं और आश्चर्य भी था कि ग्लोबल साउथ को भारत ने जिस तरीके से G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ यहाँ दिल्ली में, और उस समय उसके पहले ग्लोबल साउथ के सम्मेलन किया, वर्चुअल सम्मेलन हुआ भारत की तरफ से, और उसके बाद उसके बाद भी हुआ। तो ग्लोबल साउथ आज दुनिया के नक्शे पे पूरी तरह से एक रणनीतिक इकाई के रूप में भी स्थापित होता चला जा रहा है। और इसीलिए जो यूरोपियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आकर ग्लोबल साउथ की बात कही और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में भारत की एक नेतृत्वकारी भूमिका है। और उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूरोप मिलकर
ग्लोबल साउथ को वो सुविधाएं और वो ताकत प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक से लेकर रणनीतिक ताकत जो उनको चाहिए। उन्होंने इस बात का खास करके उल्लेख किया कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, मतलब दुनिया के देशों के साथ, तकरीबन 80 देशों के साथ जो है यूरोपीय यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और भारत के साथ सबके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में भारत और यूरोप को मिलकर, यूरोपीय यूनियन को मिलकर न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए, बल्कि एक जो हर जगह जो ढांचागत जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसको कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानता है। यूरोप का एक अपना ग्लोबल इनिशिएटिव है। उनका कहना है कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, और चीन का जो है वो सस्टेनेबल और पारदर्शी नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश चीन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के चलते कर्ज में पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल उनका इशारा था कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया में न सिर्फ रणनीतिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। और जब दोनों मिलकर मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो एक संतुलन स्थापित होता है पूरे दुनिया के समृद्धि में। और इसकी तरफ उनका इशारा था कि 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं और भारत मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। और उनका इशारा अमेरिका की तरफ भी था कि अमेरिका जिस तरीके से बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि व्यापार में मनमानी करने की कोशिशें होती है, उसे भी ये दोनों मिलकर संतुलित कर सकते हैं, उसे टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो हमें फ्रेश ताज़ा विजुअल्स हमें मिल पा रहे हैं हैदराबाद हाउस से। लगातार जो प्रतिनिधिमंडल है, तमाम जो दोनों ईयू के तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार वहाँ पे लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वार्ता में मौजूद हैं, और दोनों पक्षों की तरफ से बहुत सारे जो विषय हैं, जैसा कि हमने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, रिन्यूएबल सेक्टर की बात हो, AI की बात हो, 6G की बात हो, हेल्थ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन तमाम विषयों पर गहन बातचीत चल रही है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, उसके लिए कुछ पलों का और हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपसे कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों ही पक्षों की तरफ से, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनेंगी। लेकिन हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान डॉक्टर शीतल हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शीतल, इस वक्त जो ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से, जो जैसा कि आप इशारा भी कर रही थी, जो स्थितियां बदली हैं, उन बदली हुई स्थितियों के मद्देनजर आपको लगता है कि जो ईयू का जो रुख है वो थोड़ा सा बदला है भारत के प्रति? हालांकि भारत से अच्छी मित्रता उनकी रही है, लेकिन इसके बाद से जो जियोपॉलिटिक्स में चेंज हुए हैं, उसके बाद से और भी जरूरत बढ़ जाती है ईयू के लिहाज से भारत के पक्ष में। असीम, बिल्कुल हम इसका निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही एक प्रेशर था या यही एक ट्रिगर पॉइंट था। ईयू के साथ हमारे संबंध जो हैं 2004 से हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और आप देखिए पिछले एक दशक में 90% हमारा जो व्यापार है वो बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 135 बिलियन डॉलर के करीब है सालाना। और बहुत अच्छे रिलेशन हमारे सारी की सारी मेंबर स्टेट्स या बायलैटरल हमारे रिलेशन जो है वो सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। चाहे उसमें बड़ी कंट्रीज लगा लीजिए आप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और चाहे वो लगा लीजिए जो संघ को छोड़कर आई थी, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ को, यूके। और इसके अलावा जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले सोवियत यूनियन के प्रभाव में थी, बट बाद में शीत युद्ध के बाद जो उसमें यूरोपियन संघ में धीरे धीरे करके शामिल हुई। आप कोई भी मेंबर स्टेट उठाकर देखिए, हमारे उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बात ये कि ईयू का हमारा ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं चल पा रहा था, कि उसमें ईयू जो है ये एट अ सुप्रा नेशनल लेवल एक देशों के जो समीकरण से इकाई बनकर आई है, उसके फंक्शनिंग है, एक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है जिसमें अपने नियम है, और इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स को सारे के सारे डिसीजंस को रेटिफाई करना पड़ता है, तो प्रोसीजर में टाइम लगता है। और कहीं पे भी एक छोटा सा सत्ता में बदलाव आता है या किसी उसमें बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बैकसीट पर चली जाती थी। अब जियोपॉलिटिक्स ने भी और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और स्थिति ने भी, आर्थिक स्थिति ने भी ऐसी पोजीशन ला दी है कि हम ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढें। अब ट्रेड का क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए ट्रंप जो रेसिप्रोकल ट्रेड की बात करते हैं, आज 10% है, आज 20% है, कल आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रवैया है, जिसके कारण जो भी देश हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आपकी स्थिति कल को क्या हो सकती है। देखिए, कोई 2 हफ्ते पहले किसी ने नहीं सोचा था कि नाटो को इस तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा, तो अचानक ईयू के पास एक और समस्या आ गई कि अपने को डिफेंस को कैसे सिक्योर किया जाए।
अपने को मिलिटराइज कैसे किया जाए, और बल्कि इसलिए भी डॉक्टर शीतल हम कह सकते हैं कि इस विजिट के बाद से वो जो तमाम कंसर्न्स हैं भारत हालांकि लगातार एड्रेस करता रहा है, लेकिन जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को और भी मजबूती मिलेगी, उस विश्वसनीयता को, उस दोस्ती की जो गांठ है वो और भी मजबूत होंगे। हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं। समय इतना ही है। डॉक्टर शीतल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए थे। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और बीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाना और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बनाना था। बैठक में खासतौर पर दिल्ली की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने पहले भी राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। वहीं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। तो दिल्ली की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुई, गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। तो क्या कुछ इसमें बातें निकलकर सामने आए, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई जब इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग आज गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम अधिकारी हैं उनके बीच हुई? राजधानी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से गृह मंत्रालय के द्वारा ये पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई। और अभी की मैं पहले आपको स्थिति बता दूं, बैठक से पुलिस कमिश्नर दिल्ली निकल चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री आशीष सूद फिलहाल गृह मंत्रालय के भीतर ही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक लगभग 11:30 बजे शुरू हुई थी। और अगर दिल्ली के कमिश्नर की बात की जाए तो लगभग वो 1 बजे बैठक से बाहर निकले। तो ये कहा जा सकता है कि 1.5 घंटे दिल्ली की किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की गई। और जो स्थितियां पिछली सरकार के साथ थी, खासकर पुलिस और सरकार में समन्वय ना होना, उसको किस तरीके से अब दूर किया जाए और इस समन्वय स्थापित किया जाए और दिल्ली में अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सरकार और दिल्ली पुलिस आगे बढ़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और इस बैठक में कहा जा सकता है कि एक
रोड मैप तैयार हुआ है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करना, क्योंकि राजधानी को लगातार हम देख रहे थे जब चुनाव प्रचार था तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना था कि ये दिल्ली का प्रतिबिंब बने, दिल्ली देश का प्रतिबिंब बनेगी, तो ऐसे में राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और चूंकि निशांत हम जानते हैं कि दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग तो हैं ही, आम लोग तो यहाँ रहते ही हैं, इसलिए भी दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली का विकास अब बीजेपी की सरकार आने के बाद से जो सरकार कह रही है कि हम इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, इसलिए भी इस लिहाज से भी विकास के लिहाज से भी जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए, इस लिहाज से भी इसको देखा जाना चाहिए इस मीटिंग को। बिल्कुल, देखिए जहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है वहां इन्वेस्टर आते हैं तो विकास होता है और चीज़ें बदलती हैं। राजधानी दिल्ली की जो स्थिति थी, पिछली सरकार ने पूरी तरीके से जो समन्वय का अगर काम करें, दिल्ली पुलिस के साथ पिछली सरकार का खराब था, केंद्र सरकार के साथ खराब था और कहीं ना कहीं इसका नुकसान दिल्ली वासियों को हुआ। अब ये नुकसान दोबारा दिल्ली वासियों को ना हो और जो तमाम वादे किए गए थे संकल्प पत्र में उनको मजबूती के साथ लागू किया जाए, दिल्ली में रोजगार बढ़ाया जाए। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बेहद मेंटेन रहे, बेहतर रहे। उसी के चलते ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है और जाहिर सी बात है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा वहां इन्वेस्टमेंट होगा, जहां इन्वेस्टमेंट होगा वहां विकास होगा। तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन चीजों को मजबूत करने के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे और जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखे दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं शांति और जो स्थिरता है वो बनाए रखने की ज़रूरत पर खासा जोर दिया गया। और इस सब के बीच दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार पर संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग का भी लगा है। कोविड की रोकथाम में फंड का समुचित उपयोग नहीं किया गया, इस बात का भी जिक्र है। और केंद्र द्वारा जो 787 करोड़ रुपए दिए गए थे उनमें से 582 करोड़ रुपए ही उपयोग किए गए। मानव संसाधन और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी आवंटित धन का सही उपयोग नहीं किया गया। अस्पतालों में बेड की जितनी ज़रूरत थी उसके मुताबिक वृद्धि नहीं की गई। 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 बेड के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1357 बेड ही जोड़े गए। तो ये कुछ अहम बातें हैं सीएजी रिपोर्ट के हवाले से और इसी को लेकर आज सदन के पटल पर इस पूरी रिपोर्ट को रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि आबकारी नीति को लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो घोटाला है उसके बात आई और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई हैं उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह की चर्चाएं? देखिए, 14 सीएजी रिपोर्ट रखी जानी है दिल्ली विधानसभा में सदन के पटल पर, क्योंकि कई वर्षों तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी आतिशी की, उसने सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी, जो नियमों के अनुकूल नहीं था। यानी संविधान विरुद्ध काम किया केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। ऐसा बीजेपी सत्ता पक्ष लगातार ये कहता रहा है और हम देख रहे हैं कि जैसा ही पहले सत्र में रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार बनी और पहला ही सत्र बुलाया गया तो दूसरे ही दिन सीएजी की रिपोर्ट रखी गई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के समय जो आई थी और जो जिस शराब घोटाले के आरोप में वो खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए थे और 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व के नुकसान की बात खुद सीएजी ने कही है। अब आज 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, थोड़ी ही देर में जो हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी
जिसमें तमाम खुलासे किए जा सकते हैं। बीजेपी ये कह रही है, अभी हमने रविंद्र सिंह नेगी से बात की जो बीजेपी विधायक है, कि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को जोर शोर से देश भर में उसकी चर्चा की थी। एक छोटा सा सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें कोरोना काल के दौरान दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी, डॉक्टर तक मौजूद नहीं थे। फिर वो किस लिए उसको बनाया गया था जिसको इतना ज्यादा, जिसकी चर्चा और जिस मॉडल की बात सामने रखी गई थी। तो तमाम सवाल बीजेपी पहले से उठाती रही है। सीएजी एक प्रामाणिक संस्था है, उसके आंकड़े प्रामाणिक होते हैं और एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई सीएजी रिपोर्ट तैयार होती है तो उससे सदन के पटल पर रखना होता है, विधानसभा में या फिर जो है अलग अलग राज्यों के सदन में। तो ये अब बीजेपी कह रही है कि पहली बात, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया, सीएजी रिपोर्ट दबाई और उन्हें डर था कि सीएजी रिपोर्ट से जनता के बीच ये बात सामने आएगी कि चाहे शिक्षा हो या फिर ऐसे में शैलेंद्र, अब ये रिपोर्ट, चाहे वो आबकारी नीति को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सदन के पटल पर, उसकी बात की जाए, या फिर आज जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ केजरीवाल के सरकार में, उसको लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आएगी, अब इसके बाद से चाहे इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए या फिर कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, क्या लगता है आगे का रास्ता अब क्या होगा इसके बाद? देखिए, संसदीय परंपरा में जब भी कोई सीएजी की रिपोर्ट आती है तब उसे सदन की लोक लेखा समिति, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। लोकसभा में भी हम जानते हैं कि वहां पर लोक लेखा समिति होती है, पीएससी बोलते हैं। जी। विधानसभा में भी एक पीएससी बनाई जाती है जिसमें तमाम सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों की पीएससी को आबकारी नीति की जो कैग रिपोर्ट है वो जांच के लिए भेज दी गई, यानी उस पर क्या फाइंडिंग्स है वो सब कुछ 3 महीने में तैयार होगा। फिर आगे उस पर क्या फैसला करना है वो दिल्ली सरकार देखेगी। लेकिन संसदीय परंपरा में ये प्रक्रिया है कि कोई भी सीएजी रिपोर्ट विभागवार तैयार हो, उसे सदन के पटल पर रखा जाए और उस रिपोर्ट पर पीएससी विचार करे। तो उस प्रक्रिया को हम पालन करते हुए देख रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आई थी, विधानसभा अध्यक्ष ने उसे पीएससी को भेजने का फैसला किया है और जब सदन की कार्रवाई स्थगन से पहले कल ही ये सर्वसम्मत से इसको मंजूरी दी गई, इसका ऐलान किया गया। ठीक है, आज ये रिपोर्ट आनी है हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इस पर चर्चा भी हो सकती है। उसके बाद इसे भी पीएससी को भेजा जा सकता है। ये प्रक्रिया एक है। उसके बाद हम जानते हैं कि शराब घोटाले की जो बात थी उसमें पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, उसमें सीबीआई के मुकदमे केस दर्ज करने के बाद ही आप देखें कि इस नीति को वापस लिया गया था। फिर अब हुआ क्या है कि कैग रिपोर्ट आने से एक प्रामाणिक जो बात बीजेपी कह रही थी, एक राजनीतिक तौर पर जो आरोप लगा रही थी, उसे एक राजनीतिक दल के आरोप के तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन जब सीएजी वही बात कहती है तो वो प्रामाणिक संस्था है सरकार की, वो विभाग के कामकाज पर सवाल उठाती है, तो वो पुख्ता हो जाता है कि भाई ये नुकसान इतना सीएजी को लगता है कि हुआ था, तो पीएससी उसकी जांच करेगी। अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जो आरोप हम लगा रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट भी वही बात कह रही है। ऐसे में केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट सरकार थी और उसमें पारदर्शिता की कमी थी। ऐसे में शैलेंद्र, क्या हम ये समझें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब ये कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट में बिल्कुल भी कुछ नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ, एक तो वो इतने माने उस सीएजी रिपोर्ट को पेश ही नहीं होने दिया उस सरकार ने, और फिर वो कहते रहे कि इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, और अब जब सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्व को आपने देखा कि आबकारी नीति के जरिए, और अब जब हेल्थ की बातें आ रही उसमें भी बेड नहीं थे, जिस अमाउंट में हॉस्पिटल्स बनने चाहिए वो नहीं बने, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ बीते सरकार में। जी देखिए, हेल्थ मामले में राजस्व के नुकसान से ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि जो पैसा आवंटित किया गया क्या वो सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई वो बना कि नहीं बना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका जो फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, डॉक्टर्स थे कि नहीं, पैरामेडिकल की नियुक्ति की गई कि नहीं की गई, दवाइयाँ उपलब्ध थी कि नहीं थी, मोहल्ला क्लिनिक में बेसिक सुविधाएं थी कि नहीं थी, उनके आसपास की सफाई की व्यवस्था कैसी थी। और कोविड के दौरान तो जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की पूरी व्यवस्था ठप दिखी, मोहल्ला क्लिनिक पे ताले नजर आए, और हम जानते हैं कि फटकार लगी तमाम संस्थाओं से
कि ये कैसी व्यवस्था है। आप कहते हैं कि आपने मोहल्ले मोहल्ले एक क्लिनिक खोल दिया है, लेकिन फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं कोविड के दौरान। तो ये इस तरह की तमाम बातें सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ सकती है कि जिस गवर्नेंस मॉडल का हेल्थ में प्रचार किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उसकी एक कलई खुल सकती है, क्योंकि एक कैग ही सवाल उठा सकती है। लगातार एक के बाद एक कलई खुलती जा रही है सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की, कि बीते 10 वर्षों में उन्होंने क्या कुछ किया। कल हमने देखा किस तरह से आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ बातें निकल कर आई, सीएजी के जरिए कलई खुलती एक बार फिर से नजर आई। और एक बार फिर से सदन के पटल पर जब दिल्ली के हेल्थ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिपोर्ट आएगी, उसमें भी दिल्ली सरकार की, पुरानी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी इससे पहले, उसकी कलई पोल खुलती नजर आएगी एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस कुछ ही समय का इंतजार, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको पेश करेंगे, और उसके बाद पता चल पाएगा, डिटेल से सारी बातें निकलकर सामने आ पाएंगी पब्लिक डोमेन में, कि क्या कुछ बीते सरकारों ने क्या कुछ इसको लेकर किया और किस तरह से वो सारी पोल जो है वो खुलती नजर आएगी इस रिपोर्ट के जरिए। और अब बढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बात संभल की करें तो संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को फौरी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दे दी है। मस्जिद परिसर की साफ सफाई ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉश यानी कि जो पुताई है और मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है और नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। मामले की सुनवाई कर रहे बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त मांगी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ साफ सफाई के लिए मंजूरी दी है संभल स्थित जामा मस्जिद को। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। विकास, तो जिस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि रंग पोतन और मरम्मत का काम अभी नहीं, उसके लिए हम 4 मार्च को तमाम दोनों पक्षों की तरफ से बातें सुनेंगे, उसके बाद हम फैसला देंगे, लेकिन अभी आप साफ सफाई का काम कर सकते हैं। देखें हम, जो SI की टीम कल वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद वीडियोग्राफी कराती है, फोटोग्राफी कराती है, उसके बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में साफ कहा जाता है कि वहाँ पर रंग रोगन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से काम चल सकता है वहाँ पर। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने यह मांग की है, कोर्ट में यह अपील की है कि वहाँ पर अगर पुताई का काम होता है, रंगाई पुताई का काम होता है, तो कई सारे जो वहाँ पर प्रतीक चिन्ह बने होते हैं, चाहे वो पुष्प आकृति से जुड़े हुए तमाम ऐसे चीज़ हैं, जो क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ये जो अपील की गई थी कि चंदौसी की कोर्ट में, जी विकास, उसके बाद से ये पूरा प्रकरण विकास आपकी आवाज़, वहाँ पर हरिहर नाथ जी का मंदिर है, भगवान हरिहर नाथ जी का। हेलो, आपके पास आएंगे विकास, आपकी आवाज़ कुछ अच्छे तरीके से हम तक नहीं पहुँच पा रही है। तो जो पूरा मामला संभल जामा मस्जिद को लेकर, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम 4 मार्च को विस्तार से हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसमें जो दोनों पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को कहा गया है कि आप लिखित में हलफनामा दें, 4 तारीख को उस पर हम सुनवाई करेंगे। उससे पहले अभी ये कहा गया कि अभी रंग पेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ साफ सफाई आप कर सकते हैं, ये कहा गया। तो फौरी तौर पर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को एक राहत मिली है कि हम आप जो है वो साफ सफाई का काम कर सकते हैं। बाकी काम 4 मार्च को इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ है जो फैसला है उसको लेकर उस पर सबकी निगाहें होंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला संभल जामा मस्जिद को लेकर बहुत दिनों से ये सारा मामला चल रहा है और जो दोनों पक्ष हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला दिया। उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि रंगाई और पुताई के मामले जो हैं उसकी सुनवाई हम 4 मार्च को करेंगे कि क्या हम उसका आगे काम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल
आप जो है वो साफ सफाई का काम कर सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो मस्जिद में साफ सफाई की इजाज़त जो है वो दे दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मस्जिद कमेटी को, लेकिन रंगाई पुताई के मामले में हाई कोर्ट ने अभी कोई फौरी राहत नहीं दी है। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जैसा कि हम कह रहे थे कि एक फौरी राहत तो मिली है मस्जिद कमेटी को, लेकिन 4 मार्च को क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई के द्वारा जो बताया गया है वही तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब शाही जामा मस्जिद में एएसआई की टीम को भी घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल वहां टीम पहुंचती है और वहां पर बाकायदा फोटोग्राफी की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है। उन्हीं के आधार पर एएसआई का कहना है कि शाही जामा मस्जिद में किसी भी प्रकार की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। वहां पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ सफाई से काम वहां पर चल सकता है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना आ रहा है। इससे पूर्व इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया गया था कि यह शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर नाथ मंदिर है, जिसको ढांचे को विध्वंस करके वहां पर यह मस्जिद बनाई गई थी। इससे पूर्व वहां पर पूजा की अनुमति भी मांगी गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर रंगाई रोगन का काम होता है, वहां पर तमाम सारी पुट्टी होती है, तमाम सारे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो नष्ट हो सकते हैं वहां पर। चूंकि कोर्ट कमिश्नर के द्वारा भी इससे पूर्व सर्वे किया जा चुका है, सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल की जा चुकी है। चूंकि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वो सर्वे पब्लिश में जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे कोर्ट कमिश्नर के द्वारा किया गया था उसमें तमाम सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि वहां पे फिलहाल साफ सफाई से ही काम चल सकता है, वहां पर रंगाई पुताई की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एएसआई के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा कमेंट हाईकोर्ट में दिया गया है। इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है 4 तारीख को, वो क्या कुछ कहेगा वो तो देखना होगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी दूसरी तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है और दोनों की तरफ से क्या कुछ कहना है वो 4 तारीख को मामले की सुनवाई में सामने बातें आएंगी। ठीक है विकास, चलते चलते संक्षेप में अगर आप बता सके हिंदू पक्ष ने क्या कुछ उनके डिमांड्स हैं और मुस्लिम पक्ष दोनों के क्या कुछ डिमांड्स हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है चूंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और उस महीने में मस्जिद को रंगाई की जाए, वहाँ पर पेंटिंग की जाए, तमाम सारी चीज़ें होती हैं उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मरम्मत के कार्य करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये अपील की गई है, चूंकि ये एक ऐसी इमारत है जहाँ पर जो मान्यता थी हरिहर नाथ जी के मंदिर की, अगर इन सब कार्यों के कारण वो सब चीज़ें, वो सब सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। इससे पहले भी हिंदू पक्ष ने दावा किया था कोर्ट में कि तमाम सारे उस मस्जिद में ऐसे निर्माण कराए गए थे जिससे वहां पर मंदिर होने के सबूत न रहे, ऐसे कुछ कार्रवाई वहां पे की गई थी। वहां पर जो प्रवेश द्वार है उसके अगल बगल पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये मंदिर प्रवेश रास्ता है, वहां पे बगल में जो कुआं है वो आमतौर पे कुआं मंदिर में ही होता है। ये तमाम सारे तथ्य कहे गए थे। वहां पर अंदर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो मंदिर में ही लगाए जाते हैं। इन सब बातों को हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में कहा गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है चूंकि रमजान का महीना है तो एक बार जब रंगाई पुताई का काम किया जाता है तो उसमें तमाम सारे चीज़ें की जाती हैं जिससे कि चीज़ें मिट भी सकती हैं निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो 4 मार्च को सुनवाई के दौरान अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित उन्होंने किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों को देश सुशासन में निरंतर योगदान देना है। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है। इस योजना से ओडिशा में मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एक्शन में है। सभी मंत्री लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के यमुना घाट का दौरा कर अधिकारियों से यमुना सफाई के संबंध में बातचीत की। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, वहीं यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। हम लोग आज, हम और कपिल मिश्रा दोनों बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके, और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे। मणिपुर में राज्यपाल के अपील पर लोग लगातार अपनी हथियारों का सरेंडर कर रहे हैं। राज्य में शांति बहाली के लिए उठाए कदम की सफलता से प्रेरित होकर मणिपुर के राज्यपाल ने 20 फरवरी तक आत्मसमर्पण की अवधि को बढ़ाकर अब 6 मार्च कर दिया है। राज्यपाल की अपील पर लगातार लोग अपने जो हथियार हैं वो पुलिस को सौंप रहे हैं। गुरुवार को भी लोगों ने अपने पास रखे 307 हथियार पुलिस को सौंपे। मणिपुर राइफल कैंपस में सबसे अधिक 246 हथियारों का सरेंडर किया गया था। वहीं पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में कुल 61 हथियार जमा कराए गए थे। दरअसल मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने 20 फरवरी को राज्य की जनता से अपील की थी कि वे लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से 7 दिनों के भीतर पुलिस को सौंप दें। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि इस अवधि में हथियार सौंपने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब आत्मसमर्पण की अवधि को बढ़ाकर अब 6 मार्च कर दिया गया है, जिससे राज्य में शांति बहाली को बहाल किया जा सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और केरल के वरिष्ठ नेताओं के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर के हालिया बयानों को लेकर पार्टी के भीतर विवाद खड़ा हो गया है। इस बैठक में संगठन की स्थिति और अगले वर्ष होने वाले केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, सांसद और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के एक समाचार पत्र में हाल ही में छपे लेख को लेकर उठे विवाद के बीच ये बैठक हो रही है। इस बैठक में शशि थरूर के भी शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि विज्ञान के प्रति जुनूनी लोगों, विशेषकर हमारे युवा अन्वेषकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। आइए विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाएं और विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाते रहें। इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में मैंने एक दिन वैज्ञानिक के रूप में का जिक्र किया था, जहां युवा किसी न किसी वैज्ञानिक गतिविधि में भाग लेते हैं। इसके साथ ही पीएम ने एक्स पर वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो भी साझा किया है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो। 28 फरवरी 1928
सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आज विज्ञान दिवस। बढ़ेंगे आगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में रेलवे अधिकारियों पर लापरवाही की सीबीआई जांच की मांग के अलावा रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने की मांग भी की गई थी। साथ ही याचिका में रेल प्रशासन पर मृतकों की सही संख्या छुपाने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के परिजन की मौत हुई है तो वे सीधे कोर्ट या संबंधित अथॉरिटी का रुख कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर उनके पास ऐसे किसी मामले की जानकारी है तो उसे कोर्ट के सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट से सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को राहत मिली है। कोयंबटूर में आश्रम के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। तो ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि उनके खिलाफ कोई मामला, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन का मामला नहीं बनता है आश्रम के निर्माण को लेकर। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल और स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका दिखा। इससे पूरे लाहौल स्पीति जिला, चंबा और किन्नौर के कई क्षेत्रों का बाकी दुनिया से संपर्क कट गया है। जम्मू और कश्मीर के डोडा में गंडोह भलेसा पर्वत पर भारी बर्फबारी हुई। वहीं मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भी चौथे दिन भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि सोलंग नाला में 3 फीट और अटल टनल में 4.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी के चलते कई स्थानों पर एवलांच का भी अंदेशा जताया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऊंचाई पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और जगह जगह हो रहे भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया है। बीती रात से कुल्लू शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुबह सुबह कंस्ट्रक्शन कंपनी के 11 मजदूर उझ नदी में फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के साथ राजबाग पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी 11 लोगों को सुरक्षित नदी की तेज धारा से बचा लिया।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांस के न्यूवे चैपल भारतीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरतापूर्वक लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तस्वीरें साझा की। साथ ही लिखा कि न्यूवे चैपल स्मारक वैश्विक शांति के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शहीद सैनिकों के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि और उनकी स्थायी बहादुरी की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत महोत्सव जहाने खुसरो में भाग लेंगे। ये महोत्सव आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के कलाकार सूफी संगीत, कविता और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। ये महोत्सव प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली द्वारा 2001 में शुरू किया गया था और इस साल इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तह बाजार का भी दौरा करेंगे, जहां एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दत्तात्रेय गाड़े को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के शिरूर तहसील के गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी गाड़े की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। गाड़े पर पुणे में स्वारगेट बस अड्डा पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 13 टीम जुटी हुई थी। गाड़े के खिलाफ पुणे और पास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटामारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो उसके लिए होगी। तुहिन कांत पांडे वर्तमान सेबी अध्यक्ष माधवी पूरे बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पांडे को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बाजार में कई बदलाव और चुनौतियां हैं। ये नियुक्ति एक पारदर्शी प्रक्रिया के बाद हुई। तुहिन कांत पांडे मोदी सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से MBA की उपाधि हासिल की है। वर्तमान में वे वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले तुहिन कांत पांडे ने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में भी कार्य किया है। तुहिन कांत पांडे ने योजना आयोग, अब नीति आयोग जिसे कह दिया गया है, बन गया है, उसमें संयुक्त सचिव और वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ओडिशा सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, परिवहन और वित्त विभागों में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां वो मिनरल डील पर साइन करेंगे। इससे पहले ब्रिटिश पीएम के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के साथ मिनरल डील वो सुरक्षा गारंटी है जिसकी यूक्रेन को रूस के खिलाफ जरूरत है, जबकि उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट की मांग को नजरअंदाज कर दिया। ब्रिटिश पीएम ने ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मुलाकात की, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठक की। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से तनाव की स्थिति पैदा हुई है, जिसमें यूक्रेन का मुद्दा तो शामिल है, खासतौर से टैरिफ का खतरा ज्यादा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक शुरुआती आर्थिक समझौता तैयार है, लेकिन इस सौदे में अभी तक कोई भी अमेरिकी सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, जिसे कीव रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने और चीन से आयात पर मौजूदा टैरिफ को दोगुना करने की घोषणा की है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वो 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाएंगे। साथ ही चीन से आयात पर मौजूदा 10% टैरिफ को दोगुना करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फेंटेनाइल जैसी नशीली दवाओं की अमेरिका में अस्वीकार्य स्तर पर तस्करी की जा रही है और आयात कर अन्य देशों के तस्करी पर रोक लगाने के लिए मजबूर करेंगे। बढ़ते टैरिफ की संभावना से पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। उपभोक्ता आशंका जता रहे हैं कि अगर अमेरिका के 2 बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है और ऑटो क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। खबर खेल जगत से है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो टीम इस मैच को जीतेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना बेहद अहम है। अफगानिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की, उससे साफ है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच कांटे का होगा। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेंगी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और मेजबान पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बिना कोई जीत दर्ज किए बाहर हो गई है। लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ग्रुप ए का मैच रद्द कर दिया गया। बारिश के कारण मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान अंक तालिका में अपने ग्रुप में सबसे नीचे रहा। और जीएसडब्ल्यू जीएमआर की सह स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को अपना टीम मेंटर नियुक्त किया है। 44 वर्षीय पीटरसन टीम के सहयोगी स्टाफ के साथ काम करेंगे, जिसमें क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव, मुख्य कोच हेमांग बदानी, सहायक कोच मैथ्यू मॉट और बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल शामिल हैं। और इंडियन सुपर लीग में आज ओडिशा एएफसी अपनी प्लेऑफ उम्मीदों को कायम रखने के लिए मोहम्मडन एससी से भिड़ेंगे। इंडियन सुपर लीग का ये मुकाबला ओडिशा एफसी और मोहम्मडन एससी के बीच शाम 7:30 बजे कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान टीम को अपने पिछले 5 मैचों में 2 हार और 2 ड्रॉ का सामना करना पड़ा है। वहीं मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने अपने पिछले सभी 5 मैच हारे हैं और वो अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर हैं। आईएसएल में दोनों टीमों के बीच खेला गया एकमात्र मुकाबला ड्रॉ रहा है। और वर्ल्ड टेबल टेनिस ने शुक्रवार को अपनी हैंडबुक में बड़े बदलाव किए, जिसके तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को विशेष ओलंपिक चैंपियंस गोल्ड कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए वे सीधे WTT ग्रैंड स्मैश और WTT चैंपियंस में प्रवेश पा सकेंगे। नए नियमों के तहत अधिकतम 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। नियमों में बदलाव के बाद खिलाड़ियों को अब विश्व रैंकिंग के आधार पर सीधा प्रवेश मिलेगा। अगर कोई ओलंपिक चैंपियन वर्तमान में विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं है तो उन्हें उनकी अंतिम सक्रिय रैंकिंग के आधार पर वरीयता दी जाएगी। और महाकुंभ की बात की जाए तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में 144 सालों के बाद हुए महाकुंभ के सफल आयोजन ने एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक पटल पर कई गुना बढ़ाया है। महाकुंभ के प्रति भारत के गांव-गांव और समाज के हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह दिखा। महाकुंभ के दौरान आस्था की अमृत जलधारा में डुबकी लगाने को लेकर जो उत्साह और उमंग देखा गया, उसकी दूसरी मिसाल मिलना दुर्लभ है। 45 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले हुए इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी में स्वाद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया। स्वर्ग उतर कर अमृत घोले हर कोई जिसे रहा है खोज,
बनकर सभी देवता धुनी रमाए बहरे मौज। बूढ़े दादा को कंधे पे डुबकी लगाता पोता है, कई पीढ़ियों का आलिंगन धर्म सनातन होता है। सादर आशीर्वाद बन गया, एक योगी प्रहलाद बन गया, भारत जिंदाबाद बन गया, एक डुबकी में स्वाद बन गया। महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया। ऊंच नीच का भेद मिट गया, प्रेम पुण्य आधार बना, सत्य सनातन की वसुधा पे विश्व एक परिवार बना। हर रिश्ते का बाध बन गया, हद अनहद का दान बन गया, यूपी का सौभाग्य बन गया, एक डुबकी में स्वाद बन गया। महाकुंभ की याद बन गया,